नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। तो आज इंदौरिया टाइम्स के द्वारा दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने उन प्रत्याशियों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जो कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहते हैं। क्या है उनके चुनावी एजेंडे, कोटपुतली के विकास को वो किस नजरिए से देखते हैं, हर एक व्यक्ति को क्षेत्रीय डेवलपमेंट की राजनीति में किस तरह से अपना योगदान देना चाहिए, इस पे चर्चा करने के लिए आज हमने दीपावली स्नेह मिलन के अवसर पर इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मेरे दाईं साइड बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी प्रकाश चंद्र जी सैनी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बाईं साइड बैठे हैं भाई रामनिवास जी यादव जो जेजेपी पार्टी से प्रत्याशी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप ही के साथ बैठे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट अशोक कुमार सैनी जो अपने आप में अपनी संजीदगी के लिए जाने जाते रहे हैं। आप तीनों ही प्रत्याशी महानुभावों का इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने अभी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको बताया कि 16वीं विधानसभा के इलेक्शन जो है वो 25 नवंबर 2023 को होने वाले हैं और उसी के अंतर्गत कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी आज हमारे साथ मौजूद हैं वो तय करेंगे कि आखिर कोटपुतली के लिए किन विकास कार्यों को चिन्हित किया जाना चाहिए था, क्या हमारी मांग रही है आज तक, उन मांगों को लेकर कितने लोग अपने कमिटमेंट के ऊपर खरे उतरे हैं और क्या कुछ वादे अभी किए जा रहे हैं जिनके पूरे होने की संभावनाएं हैं भी या नहीं। मैं सबसे पहले बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रकाश जी सैनी जो परिचय के मोहताज नहीं है। आपने स्थानीय नगरपालिका को आपके परिवार से एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपने नेतृत्व दिया है, एक बार आप स्वयं तो 2 बार आपकी पत्नी यहां से पालिका अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। आप बेहतर समझते हैं कि कोटपुतली की नब्ज क्या है, कोटपुतली का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, किस तरीके से यहाँ के अब से पहले के जनप्रतिनिधियों ने जो पौधा लगाया था किस तरह से वो विकास हुआ और आज विकास में भी सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो क्या बाधा है, इन सब चीजों को हम आपसे जानने की उम्मीद करते हैं। प्रकाश जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है और आप उसके प्रत्याशी हैं, कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से आपने नामांकन दाखिल किया है, तो आपके चुनावी एजेंडे में आपने किन चीजों को शामिल किया है? पहले तो कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र की जनता को दीपावली की इस इंदौरिया समाचार जगत की तरफ से जो स्नेह मिलन आयोजित किया है, आपको और जनता को बारंबार धन्यवाद देता हूँ। कोटपुतली का विकास हमारे स्वर्गीय मोतीलाल मोदी जी ने नींव रखी थी। मोतीलाल मोदी जी अपने प्रभाव से, जनता के सहयोग से और दानदाताओं के सहयोग से, उस वक्त इतना फंड नहीं हुआ करता था, उन्होंने LBS कॉलेज का नींव रखी, अपना BDM हॉस्पिटल नींव रखी, पाना देव की नींव रखी और SP ऑफिस जो भी अपने सारे SD ऑफिस है, काफ़ी चीज़ें हैं वो माननीय स्वर्गीय मोतीलाल मोदी जी ने रखी थी। 2023 तक श्री राजेंद्र यादव जी को जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राजेंद्र जी ने 2013 में जो चुनाव जीता, एक जाति संघर्ष करके चुनाव जीता था। 2018 में माननीय अशोक गहलोत जी खुद आए, जनता को विश्वास दिलाया कि आप मेरे को और कांग्रेस पार्टी की तरफ देखकर कांग्रेस पार्टी को जिताए। उस विश्वास पर, गहलोत जी के विश्वास पर जनता ने राजेंद्र जी को जिताया। उस विश्वास को भी तोड़ा है तो कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने तोड़ा है। लोगों की भावना से खिलवाड़ किया है और लोगों में डर भय व्याप्त कर दिया। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भय व्याप्त किया था, व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह शासक बन गई। अब जनता ने ठान लिया है, इनके करतूत ऐसे हैं। मैं बताना चाहता हूं जनता को, IT ED के छापे आज तक कोटपुतली किसी विधायक के नहीं पड़े। IT में इन्होंने 116 करोड़ करीब जो भी करोड़ रुपए जमा कराए, सरेंडर कराए। मैं कहना चाहता हूं, यदि चोर
के पास कोई चीज जब्त होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको चोर कहा जाता है। इन्होंने सरेंडर की, इससे साबित होता है इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, काली कमाई की है। इन्होंने इटली जोड़ में पानी के मुद्दे पर भरा हुआ है। अब इटली जोड़ में आने जाने के लिए पैदल व्यक्ति नहीं जा सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मुर्दा नहीं जा सकता, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। आप देख सकते हो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया और जेबी भरी इनके खुद ठेकेदार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपका कोई भी सड़क क्षेत्र में देख लीजिए, कोई साबुत हो 6 महीने बाद सड़कें टूट जाती हैं। हमारे कार्यकाल में 2011 में सड़क बनी थी गढ़ कॉलोनिया, आपके सामने सभी में आज भी एक रोड ही नहीं बन पाई। इनके कार्यकाल में जहां जाओगे सड़कें साफ मिलेंगी। परेशान अधिकारी, वर्तमान में ठेकेदार जो काम दे रखे थे उन्होंने काम रोक दिए। मैं अभी क्षेत्र का दौरा कर रहा था, पाथरी से वो काम बंद पड़ा है, गोपालपुरा रोड का बंद पड़ा है। इतनी कई सड़कें हैं जो काम शुरू हुए या नहीं हुए। एक ही बात कहते हैं ठेकेदार, चेयरमैन साहब हम फंड कहां से दे इलेक्शन में, आपके मंत्री जी फंड मांगते हैं, क्या हो रहा है? प्रकाश जी, आपने कहा कि 2013 में स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटपुतली आए और उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि यदि आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम आपका ख्याल रखेंगे। और अभी कल ही वो आकर कोटपुतली गए हैं और उन्होंने फिर ये कहा है कि मेरे कहने के कुछ मायने हैं, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, कृपा करके एक बार फिर से राजेंद्र सिंह यादव को मतदान करें। आपको लगता है कि कोटपुतली में उनके पक्ष में मतदान किए जाने के साथ क्षेत्र डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सकेगा? मैं माननीय अशोक गहलोत जी का बड़ा फैन हूँ। राम माननीय गहलोत जी को सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया था कि ऐसा आप कहते हो सचिन पायलट जी के लिए नकारा निकम्मा नालायक, ये सही साबित हमारे वर्तमान विधायक मंत्री जी पर लागू होती है। अशोक गहलोत जी सीएम के पद पर है, कोई भी सीएम कोई भी चुनावी सभा करता है, ऐसा आता है 11 बजे का टाइम दिया और 3:30 बजे आ रहे हैं, भक्ते से आए, किसी से बीच में हर लोग मिल स्वागत करना चाहते थे, स्वागत नहीं करके सीधे सभा स्थल में जाते हैं, 5-7 मिनट में सभा करके वापस चले जाते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं। ये भय जनता का है। ये जानते हैं कि कोटपुतली जनता जिस विधायक को काले झंडे दिखा सकती है, गांव में घुसने नहीं दे रही है, शहर में घुसने नहीं दे रही है। इन्होंने अपना मान सम्मान बचाते हुए अशोक गहलोत जी वोट नहीं मांगे। उन्होंने कहा मेरी सरकार रिपीट कराओ। सरकार रिपीट जब होगी हाथी जीतेगा। हाथी 2 बार मायावती बहन जी ने, बीएसपी ने, 2008 हो या 2018 हो, दोनों में बहन मायावती जी ने अशोक गहलोत जी का नाम लेकर समर्थन दिया था। 2020 में गहलोत जी कहते थे कि हमारे मंत्री संतरी विधायक बिक जाते हैं, भाजपा वाले खरीद लेते हैं। उस टाइम में बसपा के 6 विधायक अशोक गहलोत जी के साथ खड़े थे, परंतु सारी मर्यादा तोड़ दी। उस टाइम में सारे अधिकार दे दिया। तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देता नहीं थकूंगा। ये उल्टा चीज है। तुम भ्रष्टाचार करते जाओ, मैं नहीं रोकूंगा आपको। ये जनता अब रोक रही है इनको, इन विधायकों मंत्रियों की हालत बदली चारों तरफ, आप देख लीजिए। वैसे तो मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन एक और सवाल, चूंकि इस समय आप फ्लो में हैं और फ्लो से जुड़ा हुआ ही सवाल है कि अभी आप जैसे कांग्रेस पार्टी के बारे में इस तरह की विचारधारा रखते हैं, पिछले चुनाव में आप इन्हीं सत्ता पक्षीय विधायक के साथ रहे और आपने वोट मांगे और बहुत कुछ आपका योगदान पिछले चुनाव के अंतर्गत आपका रहा। उस कार्यकाल की तुलना यदि आगामी किए गए वादों से की जाए तो जनता कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस फिर से तो नहीं करेगी? मैं जनता को बताना चाहता हूं, हमने हाथ जोड़ के, चाचा जी अशोक जी भी हमारे साथ थे, हम लोगों ने हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगे कि सरकार आ रही है, ऐसे काम होंगे। अशोक गहलोत जी विश्वास दिला के गए हैं। हम अशोक गहलोत जी की बातों पर विश्वास किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने, राजेंद्र यादव जी ने, वो सारी विश्वासघात की। हमें मजबूरन होकर, चाहे अशोक जी हो चाहे मैं हूं,
हमने कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी उन पर राजेंद्र यादव नहीं चले और अशोक गहलोत जी को बार बार अवगत कराया हमने, ये गलत हो रहा है, जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। मैं राकेश जी 2020 में शुरुआत में फरवरी में इनको त्याग दिया था कि राजेंद्र जी आप गलत नीति और नीयत खराब है आपकी, मैं आपसे अलग होता हूँ, आपके जो भ्रष्टाचार आपने भय दिखा रखा है उसमें भागीदार नहीं बनना चाहता, जनता से वादे किए आप नहीं कर रहे हो, आप अवैध खनन वालों के साथ मिले हो, अवैध भू माफियाओं से मिले हो, आप अवैध लोडिंग होती है उनसे मिले हुए, आपने सारी चीजें सारे कैप्चर केंद्रीकरण कर लिया हर संस्था का। ये आरोप लगाते बीजेपी में केंद्रीकरण, कोटपुतली में केंद्रीकरण हुआ है, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा बिगर मंत्री के पत्ता हिलाए। नगर परिषद का क्या हाल है, एक एनओसी चाहिए, एक पट्टा चाहिए, 98 कराए कोई, क्या पैसा खर्च हो रहा है, बेचारे बूढ़े आदमी ऊपर चढ़ नहीं सकते, ये लिफ्ट नहीं लगवा सकते, लिफ्ट का 2 प्रोविजन है। आपने देखा कि अभी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन दूसरे दौर के लिए बहुत सारी चीज बताते हैं। हमारे साथ 2 प्रत्याशी और हैं, लेकिन आपका यदि कंक्लूजन पे मैं जाऊं तो आपका सीधे सीधे ये कहना है कि 2018 में जो वादे किए गए थे उन वादों के अनुरूप जब कांग्रेस की रीति और नीति नहीं रही तो आपको मजबूरन अलग से किसी दूसरी पार्टी के जरिए अपनी जनता के बीच में एक नए एजेंडे के साथ आना पड़ा। इन्होंने सीधे सीधे बहुत सारे आरोप सत्ता पक्षीय विधायक के ऊपर लगाए गए और ये कहा गया कि जिस तरह की बातें उन्होंने की थी उन बातों को जिस तरीके से सामने लाया गया उसे जनता बखूबी समझ चुकी है, जिसका परिणाम है कि उन्हें कुछ जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेजेपी पार्टी से रामनिवास जी यादव। और रामनिवास जी यादव एक ऐसी शख्सियत जो 2008 में निर्विवाद रूप से एक व्यक्ति यदि कोई निकलकर सामने आ रहा था, चुनाव जीत रहा था, तो वो कोई और नहीं था, वो रामनिवास यादव ही था। किस साजिश के वो शिकार हुए, किस षड्यंत्र के तहत वो सारी चीजें हुई, उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए आप बराबर जनता के बीच में रहे और आज उन्हें जेजेपी पार्टी से अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का इसलिए भी मानस बनाना पड़ा कि आखिर क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है, जो जातिवाद को लेकर जय बोला जा रहा है, उसे भी चुनौती यदि दे सकता है तो कोई जाति का व्यक्ति ही दे सकता है, ताकि व्यक्ति जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर निर्भय होकर के भय मुक्त माहौल में अधिक से अधिक मतदान कर सके। मैं यादव साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके चुनाव लड़ने की वजह क्या है? मैं कोटपुतली की जनता से गहराई से जुड़ा रहा हूँ और मैं राजनीति में सेवा के माध्यम से आया हूँ। मेरी कूट कूट कर लोगों से जुड़ा मोहब्बत, प्रेम, हर परिवार, हर घर, चाहे वो किसी समाज का हो और चाहे किसी पार्टी का हो, मेरी यहाँ की जनता से मेरा गहरा लगाव ही मुझे चुनाव लड़ाता है, वो ही मुझे सपोर्ट करते हैं। निश्चित रूप से आपका लगाव है वो जग जाहिर है, लेकिन चूंकि जेजेपी पार्टी है, उसके जो प्रमुख हैं दुष्यंत कुमार चौटाला जी जो रहे हैं वो आपके नामांकन के टाइम पर भी आए हैं और वहां जो सरकार उनकी है, डिप्टी सीएम है वो वहां पर, उन्होंने जिस तरह की आम सभा में आपके साथ कमिटमेंट किया कि यदि उनकी सरकार आती है तो न केवल क्षेत्र को भयमुक्त माहौल दिया जाएगा बल्कि हर वो सुविधाएं जो हरियाणा में लागू हैं ऐसी कुछ पहल भी वो राजस्थान में भी करने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 3-4 घोषणाएं की हैं कि जैसे यहाँ के बेरोजगार बच्चे हैं, अभी हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में नहीं लगाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यदि रामनिवास यादव के पक्ष में आपने चुनाव जिताने का काम किया तो राजस्थान सरकार से या अपने स्तर पर 75% क्षेत्र के नौजवानों को, चाहे वो किसी की भी फैक्ट्री हो, चाहे बिरला की फैक्ट्री हो, चाहे राजेंद्र की फैक्ट्री हो, चाहे अन्य किसी की फैक्ट्री हो, उसमें 75% इस क्षेत्र के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। दूसरा वृद्धावस्था पेंशन विकलांग है और आपके ये विधवा पेंशन है, हरियाणा में 3000 है और हमारे यहाँ 1000 रुपये, तो यहाँ भी 3000 रुपये करने का काम यदि हमको जनता चुनती है तो जरूर करेंगे। साथ ही साथ बेचारा भवन का पानी का मुद्दा है, तो पानी कह रहे हैं कि यहाँ बेचारा भवन में पानी की व्यवस्था कराएंगे और बेचारा भवन को भरवाएंगे। सत्ता पक्षीय विधायक जो रहे हैं वो चौथी बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से चिन्हित करेंगे? यदि आप उस कार्यकाल से संतुष्ट हैं तो आप बताएं, और यदि कहीं कोई खामी रह गई है और आपको यदि मौका मिलता है तो आप किन चीजों को प्रमुखता से पब्लिक में सोचते हैं? जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने ईमानदारी से चुनाव लड़े ही नहीं, उन्होंने छल कपट से चुनाव लड़े। 2008 में मेरा नामांकन खारिज करवा दिया,
जमानत जब्त हो गई, जनता ने नकार दिया। अगले चुनाव में एक प्लान के तहत रामस्वरूप कसाना जी को टारगेट करके, गुर्जर समाज को टारगेट करके ये अफवाह फैला दी, गुर्जर से बचो, गुर्जर से बचो। वोट मांगने नहीं गया, जनता देने चली गई। अगले चुनाव में भी उन्होंने वही फार्मूला अपनाया और इस बार भी अपनाने का प्रयास किया था, हम कर रहे हैं, लेकिन वो संभव श्री नहीं है। इसने किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया। हर व्यक्ति के साथ इनका जो तरीका है बातचीत करने का, काम करने का, वो बहुत अहंकारी है, घमंडी है और भ्रष्टाचार की खबरें तो लगातार चली रही हैं। तो इस व्यक्ति को एक जनता नकार चुकी है, इसलिए कुछ भी हथकंडे अपनाए, अब इनको जमानत जब्त है। अभी अशोक गहलोत जी का दौरा हुआ है और उन्होंने पहले भी ये बात कही और कल भी इस बात को दोहराया कि उन्होंने जो कहा वो किया। जिले की वर्षों पुरानी मांग थी वो राजेंद्र जी के द्वारा पूरी की गई। फिर चाहे सीवरेज लाइन की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे बीडीएम को क्रमोन्नत करने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कृषि कॉलेज और आदि आदि जितनी भी बातें जो बड़े बड़े समाचार पत्रों के अंतर्गत प्रकाशित होती रही है, उन सारी बातों का उल्लेख किया गया। वो सब कुछ यानी करोड़ों रुपए की सौगातें कोटपुतली में लेकर आए हैं राजेंद्र जी यादव और यही वो आधार है जिसके आधार पर चौथी बार सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। आपको क्या लगता है, क्या ये सारे विकास धरातल पे हैं? मुझे तो ये लगता है कि कोटपुतली की जनता स्वतंत्र चलना चाहती थी। इसमें एक तो बहरोड की टांग फंसा दी, आगे जाकर ये बहुत बड़ी बीमारी पैदा होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष के दोनों पार्टियों के एक पक्ष के लोग विधायक जीतेंगे, उनमें 5 साल तक सत्ता संघर्ष चलता ही रहेगा। एसपी यहाँ बैठा हो, कलेक्टर यहाँ बैठा हो, तो राजे यादव जी ने यहाँ की जनता को भ्रमित कर दिया, परेशान कर दिया। आगे जाकर ये चीजें जनता के लिए बड़ी दुखदायक तकलीफ बनी रहेगी। दूसरा, जिला मुख्यालय को कालूएड़ा ले जाना भी यहाँ की जनता को कोई फायदा नहीं हो। नगर परिषद का जो पुनर्गठन किया है वो भी एक समाज विशेष को टारगेट कर बना के कि हमारी समाज के बजाय अन्य समाज के आदमी को बढ़ावा देना और इस समाज को कमजोर करना। 2 बार राजेंद्र यादव को विधायक किसी ने बनाया, वो था सैनी समाज, और अन्य समाज में बाद में लगे। सैनी समाज की कृपा से मेरे बन गए और फिर उन्हीं का नगर परिषद का जो पुनर्गठन हुआ वो इस हिसाब से करवाया गया जिससे सैनी समाज का प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। नहीं, ऐसा माना जाता है कि स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनकी सरकार बहुत सारे विवादों से घिरी रही और उस दौरान जो भी उनके समर्थक रहे, जिन विधायकों का सहयोग रहा, वो केवल विधायक नहीं रहे बल्कि हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर उस क्षेत्र में काबिज रहा और उन्होंने जैसा चाहा, जिस प्रकार से योजना को ले जाना चाहा, उसको वो लागू करते चले गए। उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि बनाए गए 20 जिलों में से या जो भी जिले घोषित किए गए हैं उनमें से कोटपुतली जिला एक ऐसा था जिसपे मास्टर प्लान लागू हुआ। क्या सभी जगह मास्टर प्लान को या रामलुवाया कमेटी को ध्यान में रखते हुए जिले की घोषणा की गई? लागू रामलुवाया कमेटी को कोई किसी ने पूछा? वो नाम मात्र फालतू बातें हैं। भाई रामलुवाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिले बनेंगे। मुख्यमंत्री जी भय की वजह से, डर की वजह से, विधायकों के विद्रोह की वजह से उनको पता लगा था सचिन पायलट के पक्ष में 65-70 विधायक इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्होंने भय डर की वजह से कि जिलों की घोषणा कर दी और बिना कोई स्टे नहीं किए कर दी। जहाँ बस अड्डा मांग रहे थे वह जिला बना दिया, जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ भी जिला बना दिया और कोर्ट को डिजर्व कर दी। इसलिए हमने संघर्ष किया और लोगों ने संघर्ष किया और ये जो मास्टर प्लान के नाम पर तोड़ा गया है, ये तो मैं मानवता के खिलाफ बात मानता हूँ कि किसी भी इंसान को इतना बड़ा कृत्य नहीं करना चाहिए, जिसी का कारण है आज राजेंद्र यादव जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चारों तरफ काले झंडे, विरोध, बैंक का विरोध। अब वो एक चीज नई ड्राइव पकड़ी है कि कैसे भी करके गुजरों के विरोध में, सब जगह गुजरों की बुराई करते हैं, गुजर विरोध में मेरी राजनीतिक दुकान फिर से यादव मुझे मदद कर दे। लेकिन यादव समाज को इसने गहरा धोखा दिया है, बड़ा निराश किया है, इसलिए यादव इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। आपने देखा कि जेजेपी प्रत्याशी रामनिवास यादव जो कि अपने आप में एक संजीदा किस्म के प्रत्याशी रहे हैं, हमेशा आमजन से जुड़ के बात करते रहे हैं, बेबाक रहे हैं। फिर चाहे वो मामला डेवलपमेंट का हो, कोटपुतली में लागू किए गए मास्टर प्लान का हो, हर जगह आपने अपनी उपस्थिति और विरोध को दर्ज किया है। यानी सत्ता पक्ष को यदि काउंटर करने का कार्य कहीं किया जाता रहा है तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।
हमारे साथ जहां एक और बसपा से प्रत्याशी हैं प्रकाश चंद जी सैनी मौजूद हैं, तो जेजेपी पार्टी से हमारे पास रामनिवास जी मौजूद हैं आज स्टूडियो में। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो शख्सियत मौजूद है वो है एडवोकेट अशोक सैनी। जैसा कि अभी रामनिवास जी ने कहा कि सत्ता पक्षीय विधायक नहीं बन पाते यदि सैनी समाज का सहयोग उन्हें नहीं मिलता, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो सत्ता पक्षीय विधायक अपने उसी समाज को एकजुट करके रखने की बजाय आज उनके सामने चुनाव मैदान में बसपा से सैनी समाज के प्रकाश चंद जी सैनी जो हैं आप चुनाव मैदान में हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक अधिवक्ता को चुनाव मैदान में आना पड़ा है। माना जाता है क्या सही है क्या गलत है, इलीगल या लीगल की बात यदि कोई आदमी करे तो वो एक अधिवक्ता बेहतर समझता है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई है एक अधिवक्ता को कि वो क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए आज पब्लिक के बीच में आ गया है। मैं जानना चाहता हूं अशोक जी, आप बहुत ही सरल और सहज तरीके से इस चुनाव मैदान में हैं। पर डे आप काफी लंबा चलकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई चुनाव प्रचार की विशेष सामग्री आपने अपने साथ नहीं जुटाई है। मैन टू मैन आपकी जो वर्किंग है उसे कुछ लोग एक तरह से मार्क करके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या तोरावाटी क्षेत्र का कोटपुतली शहर जिसकी बरसों पुरानी जिले की मांग, जिसे डॉक्टर एमपी शर्मा साहब ने तोरावाटी क्षेत्र का सिरमौर बनाकर रखा, क्या आज वो तोरावाटी क्षेत्र का सिरमौर विकास का मोहताज है या कुछ और? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। सीधे बैठ के बोलो सर, कवरेज में आएगा नहीं, थोड़ा सा हाँ। एक्टिव होकर बैठो सर। मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ये सही कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। हमने मुख्यमंत्री जी के कहने से कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, उनके वोट देने की वजह से हमारे को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे 30 पीढ़ी के बने हुए जो मकान थे, 30 पीढ़ियों से जहाँ हम रह रहे थे, हमारे बाप दादाओं की जहाँ ओल्ड नाल गड़ी हुई है, उसके इलीगल तरीके से अवैध तरीके से तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई। उस तोड़ फोड़ की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कई लोग बहुत भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गए, कई लोग काल की गाल में समा गए और कई जिंदा लाश के रूप में यहाँ घूम रहे हैं। उनकी तरफ देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मैंने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखित में ये दिया है कि मुख्यमंत्री जी आपके कहने से हमने गलती की, आप ठीक कहते हो हर गलती कीमत मांगती है, तो अब ऐसी गलती हम दोबारा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी ने आज तक उस मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। हमने तोड़ फोड़ शुरू हुई उससे पहले मुख्यमंत्री जी को कम से कम 150 समाज के बच्चे, जवान, औरतें, बूढ़े सब ने मिलकर एक इच्छा मृत्यु का ज्ञापन दिया था, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी ने हमारे इच्छा मृत्यु के ज्ञापन को भी अनदेखा कर दिया, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी से ऐसी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिन मुख्यमंत्री जी को बनाने में कोटपुतली सैनी समाज ने जो योगदान किया है वो मुख्यमंत्री जी भूल गए। मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी उसको अपनी बड़ाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मैं एकमात्र विधायक हूँ सैनी समाज से। मुख्यमंत्री जी 15 साल तक विधायक रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी एक साल में एक सैनी विधायक बनाते तो आज राजस्थान में कम से कम 15 विधायक सैनी समाज के होते। मुख्यमंत्री जी ने समाज के किसी भी व्यक्ति को, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि कोटपुतली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे समाज में जो ये कह दे कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करवा दूं, काम करवाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए ये समाज की बात रही और मैं सीधे से मुद्दे विकास पे आ जाता हूं। एक अधिवक्ता के नजरिए से आप बताएं कि कोटपुतली में जो डेवलपमेंट के बार बार दावे किए जाते रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सब कुछ पूर्ति कर देने के बाद यहाँ तक कि जिला सीवरेज तक आपको मिल गई है, इसके बाद यदि कुछ बचता है तो केवल कैनाल का पानी की बात कही जा रही है। केवल पानी, नहर के पानी को लाए जाने के एकमात्र एजेंडे पर इस समय कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपका एजेंडा क्या रहेगा? जहां तक सबसे पहले तो विकास की बात करें तो कोई भी कोटपुतली क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति टोलडा से और बूचारा जाकर पैदल वापस आ जाए और यदि उसके घर वाले उसको पहचान लें तो मैं जो चाहे जो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।
वो वापस जाकर उसकी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी, उसको घरवाले भी पहचान नहीं सकते। ये तो हमारे विकास की बात है। कोटपुतली में जो विकास की बात करते हैं, टोलडा गांव से बूचारा तक, बूचारा गांव वालों से जाकर मैं मिला, उन्होंने कहा कि वकील साहब हमारे यहाँ रिश्ता होना बंद हो गया है। रिश्ते के लिए एक बार कोई आदमी आ जाता है, वो जाकर ये कहता है कि साहब जाकर जवाब देंगे, आज तक वो पलट कर जवाब नहीं देता है। 35-35 साल के बच्चे हो गए हैं बिना शादी ब्याह के, या शादी ब्याह तो कर दें लेकिन यहाँ धूल कौन फाके। हमारे यहाँ की स्थिति ये हो गई, एक जाटक रोजाना के अवैध तरीके से बूचारा में से अवैध खनन कर और अवैध तरीके से बेचान किया जा रहा है। आरएसी वहां डाल रखी है, लेकिन वो आरएसी भी कुछ नहीं करती है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी तक मालूम है। वो जो अवैध खनन है, वो इनके हमारे जो आदरणीय विधायक महोदय हैं, इनका उनमें हिस्सा है, और ये अवैध खनन स्वयं हमारे विधायक करवा दें। नहीं, डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट तो मैंने बता दिया ना कि सर, डेवलपमेंट तो आप जाकर देखो, 1 इंच भी सड़क नहीं है, 2-2 फुट 3-3 फुट गहरे गड्ढे खुदे। नहीं, बीडीएम हॉस्पिटल को जिले का दर्जा दे दिया गया, आपको लगता है कि? मैं बीडीएम हॉस्पिटल के बारे में बताऊं मैं आपको, बीडीएम हॉस्पिटल में जिले का दर्जा दे दिया गया है। वहाँ कोई भी पेशेंट जाता है उसको रेफर कर दिया जाता है। रेफर होने के बाद में कोई इलाज नहीं होता। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर बैठा क्यों रखे हैं, क्यों तनख्वाह देती है सरकार, क्यों बीडीएम का नाम बदनाम कर रहे हैं। यहाँ एक भी मरीज का इलाज नहीं करते हैं, पहुंचते ही रेफर की स्लिप बना दी जाती है, और उसमें इन रेफर करने वाले डॉक्टरों की भी मिलीभगती है, और हमारे विधायक महोदय की भी मिलीभगती है कि जब आपने यहाँ जिला स्तरीय हॉस्पिटल कर रखा है तो रेफर क्यों करते हो आप। मरीजों का इलाज यही होना चाहिए। आपने देखा कि एक दौर की वार्ता को हम यहाँ पर इसलिए रोकेंगे, सत्ता पक्ष की हम बात करेंगे। अभी वो सत्र चल रहा है, आचार संहिता लगने की वजह से बेशक कुछ घोषणाएं नहीं की जा सकती, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी वापस से रिपीट करने का दावा कर रही है, उसकी अपनी कुछ योजनाएं हैं, और बार बार मुख्यमंत्री ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि राजस्थान को एक रोल मॉडल के रूप में पूरी दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। फिर चाहे वो मामला शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी चिरंजीवी योजना की बात आप करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने स्कूल कॉलेजों को क्रमोन्नत कर दिया है। मतलब हर वो आमूलचूल परिवर्तन जो आदमी सोच नहीं सकता था, वो सब आपने किया है। लोगों को एक जिला बनाने में वर्षों लग गए थे, लेकिन इन्होंने एक साथ इतने सारे जिलों की घोषणा करके हर जगह कलेक्टर एसपी की मौजूदगी दे करके एक भय मुक्त माहौल देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, और उसी सब आधार पर वो चुनाव मैदान में है। इतना ही नहीं कि वर्तमान में जो कुछ फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की रही हैं, उन फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ 7 बड़ी गारंटियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले समय में सरकार को रिपीट करने का दावा करते रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी वापस से रिपीट करने का दावा कर रही है, उसकी अपनी कुछ योजनाएं हैं, और बार बार मुख्यमंत्री ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि राजस्थान को एक रोल मॉडल के रूप में पूरी दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। फिर चाहे वो मामला शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी चिरंजीवी योजना की बात आप करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने स्कूल कॉलेजों को क्रमोन्नत कर दिया है। मतलब हर वो आमूलचूल परिवर्तन जो आदमी सोच नहीं सकता था, वो सब आपने किया है। लोगों को एक जिला बनाने में वर्षों लग गए थे, लेकिन इन्होंने एक साथ इतने सारे जिलों की घोषणा करके हर जगह कलेक्टर एसपी की मौजूदगी दे करके एक भय मुक्त माहौल देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, और उसी सब आधार पर वो चुनाव मैदान में है। इतना ही नहीं कि वर्तमान में जो कुछ फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की रही हैं, उन फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ 7 बड़ी गारंटियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले समय में सरकार को रिपीट करने का दावा करते रहे हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश को नहीं बल्कि देश को भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दलों के हिसाब से बांट कर रख छोड़ा है। बात यदि राजस्थान की जाए तो 2 बड़ी पार्टियों के रूप में कांग्रेस और बीजेपी, जो बारी बारी से 5-5 साल की पारी खेलते रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, और इस क्रम को जारी रखे हुए हैं, जिसे इस बार तोड़ने का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। भारतीय जनता पार्टी जो इस बात का दावा करती है कि मैं डबल इंजन की सरकार लाना चाहिए, मैं समझता हूं डबल इंजन लाने की बात नहीं है। डबल इंजन इनका पहले भी मौजूद था, इनके प्रतिनिधि पहले भी मौजूद थे। आखिर किन नीतियों के आधार पर पब्लिक के बीच में जाकर वो विकास के एजेंडे को स्थापित कर पाएंगे? कोई व्यक्ति इन्हें वोट दे तो क्यों दे, ये बहुत सारे सवाल सामने होंगे। मैं प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा कि जहां डबल इंजन की बात करके भारतीय जनता पार्टी अपनी कुछ केंद्रीय नीतियों के आधार पर कोटपुतली क्षेत्र को विकास की राह देने के प्रयास कर रही है। देखिए राकेश जी, 2013 में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी राजस्थान में 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में केंद्र में इनकी सरकार बनी। 2015 में इन्होंने यही नारा दिया था विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत समिति नगर पालिका गठन, इनका भाजपा का बोर्ड बना 2015 में। 2013 में मेरी धर्मपत्नी के समय में जब चेयरमैन थी, सीवर लाइन मंजूर कराई थी। सीवर लाइन 2013 में टेंडर वगैरह सब कुछ हो गए थे। जैसे ही भाजपा सरकार आई, हम टेंडर को निरस्त कर दिया, सीवर लाइन को निरस्त कर दिया। ये विकास की बात करते हैं, इनके पास डबल इंजन की बात करते हो, इनके पास तो 4-4 इंजन थे। क्या किया इन्होंने, क्या विकास किए, बता सकते हो आप? सांसद महोदय 10 साल तक रहे, आज सांसद महोदय को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उनको मालूम है, भाजपा वालों को भी, कि इस बार जनता बख्शने वाली है, बख्शने वाली नहीं है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमारी माननीय बहन मायावती जी कहती है, एक नागनाथ तो एक सांपनाथ है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे मिलकर जनता को मूर्ख बनाती हैं, और मूर्ख बनाकर ये आपस में सौदेबाजी करते हैं, सत्ता खेल होता है। ये शिव गहलोत जी ने कहा, वसुंधरा जी मेरी सरकार होती, ये खेल इस बार विधायक मिलकर ऐसी सरकार बनाएंगे। हम समर्थन नहीं देंगे, हम समर्थन लेंगे इनसे, और हमारी नीतियां लागू करेंगे, इनकी ऐसी मजबूरी कर देंगे। आप कह रहे हैं कि आप समर्थन उन्हें देंगे नहीं बल्कि उनसे लेंगे, इस स्थिति में चले जाएंगे। इन्होंने परिवर्तन यात्रा के जरिए पूरी समीक्षात्मक तरीके से जिन भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वो बहुत सोच समझ कर एक योद्धा के रूप में उन्होंने उतारा है। और कोटपुतली से भी कुछ ऐसी शख्सियत यहाँ से चुनाव लड़ रही है जिसका आंकड़ा ही कहीं बहुत बड़े परसेंटेज से शुरू होता है। आप कितना सहमत हैं? मैं बताना चाहता हूँ कोटपुतली जनता को, जब जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, सक्सेस नहीं हुआ है। 36 बिरादरी के सहयोग से कोई भी उम्मीदवार जीतता है। 36 बिरादरी वोट देती है जब सरकार बनती है पार्टियों की। जहां तक हमारे भाजपा के उम्मीदवार हैं, किसी भी कैंडिडेट से बहस करा लीजिए, एक्शन ऑफिस किसके कहाँ क्या है, अंजन ऑफिस क्या है, इनकी पावर्स क्या है, नगर परिषद में कैसे बनती है, नगर पालिका कैसे बनती है, पंचायत समिति गठन कैसे होता है, क्या रिजर्वेशन है, कितना परसेंट रिजर्वेशन है, और ये फंड कहाँ से आते हैं, सेंट्रल योजना कहाँ है, ये कहाँ है, कलेक्टर कहाँ बैठता है, कलेक्टर से क्या करना है। दुर्भाग्य है कोटपुतली का, हमने ज्यादा समझदार लाए तो लूट खसोट करने लग गए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवार दे दिया, क्या करेंगे, क्या नीतियां करेंगे? हाथ जोड़ने से काम होंगे? इन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर नकेल कसनी पड़ती है। ऐसे लोग उम्मीदवार बनाती है, इनको कौन लोग चलाएंगे? कौन लोग चलाएंगे? जिनके पास इन चीजों का अनुभव नहीं है, अनुभवहीनता है, क्या विधायक बनकर जनता का भला कर पाएंगे? क्या दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी होकर के वो इस तरह का डिसीजन लेंगी? वो कोई अपनी सीट गंवाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जाति गेम खेलती हैं, जाति के हिसाब से खेलती हैं। जाति के हिसाब से इस देश का भला नहीं हो सकता, प्रदेश का भला नहीं हो सकता। और आप कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि मैं एक माली विधायक हूँ, सब भूल गए क्या? शिवचरण माथुर कायस्थ कौम से था, क्या एक विधायक नहीं था वो? क्या मुख्यमंत्री नहीं बना? जगन्नाथ पांडे जी नहीं बने, भरतुल्ला खान नहीं बने, पालीवाल टीकाराम पालीवाल जी नहीं बने, हीरालाल देवपुरा जी नहीं बने, मोहनलाल सुखाड़ी जी नहीं बने। ये जाति का नाम लेकर मुझे शर्म आती है। हमारे इतने बड़े नेता एक जाति को संबोधित करके ये दिखाना चाहते हैं कि मालियों नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है सिर्फ अशोक गहलोत के सैनियों में। आप यदि इतने शख्सियत हो, वैभव गहलोत जी को आपने लोकसभा में उतारा, क्या हाल बनाई जनता ने? उससे बढ़िया सक्षम नेतृत्व देने वाले सैनिक समाज में बहुत सारे नेता हैं, पहले 7-7, 8-8, 10-10 एमएलए हुआ करते थे। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में मात्र टिकट 3 दिए जाते हैं, जीत कर 1 आता है।
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा खिलाफी की और कांग्रेस पार्टी ने तो ये मान के चलो कि जैसे क्षेत्र को एक तरह से भयमुक्त माहौल देने का प्रयास किया है। जनता बसपा को यानी आपको मतदान क्यों करे? आपकी क्या नीति है? क्या जनता से अपील करें कि वो आपको वोट करें? क्यों करें आपको वोट? हमने नगर पालिका में 3 बार जो शासन दिया, 6 शासन दिया, भय मुक्त दिया, भ्रष्टाचार मुक्त दिया, जनता के बीच में रहे। दूसरी बात, हमारे माननीय काशीराम जी, बहन मायावती जी ने एक नारा दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन का मतलब होता है छत्तीस बिरादरी। हम छत्तीस बिरादरी को लेकर जाति विशेष की पार्टी नहीं है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी, हम सब साथ लेकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के इस हिसाब से काम करेंगे, डेवलप करेंगे। और हमारी पार्टी को कोई उद्योगपति चंदा नहीं देते, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, कार्यकर्ताओं के चंदे से पार्टी बनी है। दूसरा, ये हमारा जो शासन होगा, यहाँ विधायक बीएसपी को जनता चुनती है, एक तो भय मुक्त बनाएंगे, एक भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। और जिस प्रकार तानाशाही राजेंद्र जी ने की है, नगर पालिका में जो खेल खेला जा रहा है, उसकी दावे के साथ में जांच कराएंगे और इन दोषी अधिकारी और जहां तक है इस मंत्री जी की क्रियाकलाप सारी उजागर करेगी। जनता बसपा को चुनती है तो हम ऐसा डेवलपमेंट देंगे, सबसे सलाह लेंगे, छत्तीस बिरादरी से लेंगे, इन भू माफियाओं को, अवैध खनन वालों को और ये रोड मान वाले जो आप देख रहे हो जनता की बात नहीं मानते हैं। विधायक महोदय, चाहे वो मोनपुरा जोधपुरा का मामला हो, चाहे इडली जोड़ का मामला हो, चाहे वो रोटी का मामला हो, ये जनता के पास नहीं जाते। और एक कुमाऊं जाति का बच्चा का मर्डर हो जाता है, उसकी बैठक की जाती है। बड़े शर्म की बात है हमारे मंत्री विधायक पर। एक कुमाऊं समाज जो ओबीसी का आदमी है, उसका मर्डर हो जाता है और मर्डर करने वाले मंत्री जी के पास बैठते हैं। एक पर्दाफाश होगा। दूसरा आरोप में बीजेपी को ऊपर लगाना चाहता हूँ, उस टाइम में बीजेपी के जो नेता थे, बीजेपी में सरकार बीजेपी की थी, क्या वो उसकी सीबीआई जांच नहीं करा सकते थे? लेकिन एक खिलौना बना दिया उस कुमाऊं समाज को, या अपने स्वार्थ बस बीजेपी के जो उस टाइम में संगठन थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे और सांसद महोदय थे, उस चीज को सीबीआई जांच नहीं करा सकते थे सेंटर से, इनकी सरकार थी। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या खेल खेलना चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस? आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने जिस तरह से बड़ी पार्टी होने के साथ बड़े तरीके से क्षेत्र का विकास करना चाहिए था, मानवता का परिचय देना चाहिए था, संवेदनशीलता उनमें होनी चाहिए थी, वो चीजें नहीं थी, इसलिए मजबूरन आपको चुनाव मैदान में आना पड़ा। और हमारी कोटपुतली जनता विकल्प मांग रही थी, विकल्प होना चाहिए। हम विकल्प तौर पर हमारे आदरणीय चाचा जी अशोक सैनी जी बैठे हैं, भाई रामविलास संघर्षशील राय ये बैठे हैं, भाई सतीश मान्य आरएलपी से है, बहन लक्ष्मी जी आई है, ये विकल्प के तौर पे है। जहां तक मुकेश गोयल जी का सवाल है, मुकेश गोयल जी का विकल्प पहले बढ़ने की कोशिश की थी, टिकट पे बढ़ने की कोशिश की थी, उस टाइम में नहीं जीत पाए। 42,000 वोट उस टाइम में टिकट पे आए थे, व्यक्ति विशेष के वोट तो अब मालूम पड़ेगा कितने आते हैं। ये विकल्प के तौर पर हम लोग या तीनों बैठे हैं। ये जो दीपावली इसमें मिल रहा है, आपके स्टूडियो में आयोजित हो रहा है, अपनी समस्याएं बताएं, अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करें, दीपावली की शुभकामनाएं दें। उनके पास इतना समय नहीं है। हम लोग क्या चुनाव नहीं लड़ रहे, हम हमारा क्षेत्र छोड़कर, प्रचार छोड़ के हम आपके स्टूडियो में आए हैं, जनता को बताना चाहते हैं। आपके सामने मात्र 3 विकल्प बैठे, 3, इन 3 में चुन लिए, हम तीनों राजी हैं, जनता का फैसला कर ले। यही 3 लोग हैं जो जनता की उम्मीदों खरा उतर सकते हैं। एक बहुत बड़ी खास बात जो आवाम इस समय इंदौरिया टाइम से मुखातिब है, उसके सामने एक बात आ रही है, जिस सोच को लेकर के आज हमने स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था, उसका एक तरह से खुलासा आपने कर दिया है कि हमारा उद्देश्य था कि तमाम जनप्रतिनिधि जो बनने जा रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव मैदान में हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के साथ जाके मिल रहे हैं, आखिर वो क्षेत्रीय आवाम के साथ एक साथ बैठकर कोटपुटी के डेवलपमेंट को किस तरीके से देखना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि क्या मैंने सभी को आमंत्रित किया, निश्चित रूप से मैंने सभी कैंडिडेट जो हैं उन सभी को मैंने आमंत्रित किया।
दो व्यक्ति ऐसे रहे, बहन लक्ष्मी और राम सिंह जी जो है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया, वो नेटवर्क में नहीं थे। बाकी सभी लोगों से मेरी व्यक्ति से बात हुई है, मैंने सभी को समय दिया और ये बताया है कि स्नेह मिलन कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम अपनी उपलब्धियों को साझा करते हुए हम भावी एजेंडे के साथ पब्लिक के बीच में जाएंगे। लेकिन आपकी इस बात, जैसा कि आपने अभी सत्ता पक्ष के विधायक से संबंधित डेवलपमेंट को यहाँ पर चिन्हित किया, भारतीय जनता पार्टी भी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। जिसके साथ संघ का अनुभव हो, जिसके साथ राजनीतिक बहुत बड़े बड़े चेहरों का संपर्क रहा हो, फिर भला कोटपुतली। मेरा ये कहना है कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में जाति पाति से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, या पहले भी ऐसे परिणाम आए हैं, बहुत लोग बने हैं चुनाव में। सुभाष शर्मा 2003 में बिना जातीय आधार, मतलब बिना जात को टारगेट किए चुनाव जनता ने जिता दिया। उससे पहले सुरेश जी जीते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जातियों में वोट मिलता है, सब लोग देते हैं और जो भी हुआ उसमें चुनाव परिणाम आ जाएगा, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। जहाँ तक हंसराज जी का सवाल है, तो हंसराज जी जनता की समस्याओं के लिए कभी नहीं लड़ी, चुनाव लड़ी, सो गए। लोगों में समझ लिया है कि एक रावण है और एक कुंभकर्ण है। रावण का मतलब राजेंद्र यादव और कुंभकर्ण का मतलब हंसराज जी। और ये जो राजेंद्र यादव है, ये खुद ही कई पार्टियों का नेता है। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रकाश जी को बसपा का टिकट ले आई, इसका मैनेजमेंट का खेल भी इसके पास ले आए, वो धन्यवाद के पात्र है। मैं तो डरा हुआ था कि सारी पार्टियों का टिकट अपना जेब में रखता है। ये कहता था लालू जिम्मेदारी में है, मुलायम सिंह जिम्मेदारी में है और मैनेज कर लूंगा, भाजपा में तो सेटिंग है इसकी। इसलिए मुझे लगता है हंसराज जी को भाग्य को पिटारा इन्होंने एक प्लान के तहत खोल दिया। वो इसमें इजी तरीके जीत जाऊंगा और जातिवाद का नारा दे दूंगा। ये तिकड़म आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, बेईमान है, जालसाज है, जनता की भावनाओं के विपरीत है, दलाल किस्म के लोगों को पकड़े रहता है, उनको पैसे ठकेदार निम्न स्तरीय राजनीति करता है। हम ऐसी राजनीति आमतौर पर पार्टियां सत्ता पक्ष का विरोध करती हैं, उसकी योजनाओं को दरकिनार करते हुए उस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी रखती हैं। कुछ ऐसा ही क्या कोटपुतली में भी है, या कुछ खास वजह है कि पब्लिक आपको वोट करे? मेरे क्यों नहीं वोट करेगी? इस जैसे आदमी के सामने मैं लड़ रहा हूँ, तो उसी तरह लाखों गुणा में बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। मुझे करने वाला व्यक्ति नहीं है। जहाँ भी जाता हूँ अपार जन समर्थन मिल रहा है। मेरा क्षेत्र है, मेरा परिवार है, हर परिवार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। इसका क्या है क्षेत्र में? इसका तो क्षेत्र में क्या है, एक भूल हो गई लोगों से, ये पता लग जाता है कि इस तरह का आदमी तो इसको पहले ही निकाल फेंक दी। आप प्रकाश जी की बात से सहमत हैं कि आप लोग एक विकल्प के रूप में जनता के सामने आए हैं, ताकि लोग ये ना कहें कि आखिर हम अपने एक योग्य जो एक हमारी एक अधिकार है हमारा मत का, उसका हम सदुपयोग कर सकें। प्रकाश जी बिल्कुल सही करे। जनता ने ठान लिया है राजेंद्र यादव की जमानत जब्त कराएगी और हंसराज जी को चुनाव हाराएगी। अब इसमें किसका भाग्य का पिटारा खुलेगा? अशोक जी का खुलता है, प्रकाश जी खुलता है, मेरा खुलता है। मैं ये नहीं कह सकता। जनता मत करेगी, मत के बाद परिणाम आएगा तब पता लगेगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का दोनों पार्टियों का आड़त है। आप देख रहे हैं कि इंदौरिया टाइम्स की ये मुहिम, ये प्रयास किस तरह से रंग ला रहा है कि कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंतर्गत प्रत्याशी लोग एक साथ एक मंच पर बैठे हैं और ये खुलेआम मंच पर कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाने वाला है। बाकी जनता को तय करना है कि मौजूदा इन 3 प्रत्याशियों में से, इन 3 उम्मीदवारों में से वो अपना मत किसे करती है। ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके इस समय आ रही है, जिसे सभी जगह पे एक तरह से इसको फॉलो करना चाहिए। इंदौरिया टाइम्स की पहल एक अनुकरणीय पहल है कि आगे क्षेत्र के तमाम लोग यदि एक साथ आकर के अपनी नीतियों से जनता को बताते हैं कि किस तरह से तुम्हारे साथ छल हुआ है, किस तरह से धोखा हुआ है, किस तरह से तुम्हारे बजट को दरकिनार किया गया है। यदि ऐसी चीजें होंगी तो जहां सरकार जागरूकता में बहुत बड़ा फंड खर्च कर रही है, वहां जनता को समय रहते जागरूक किया जा सकेगा, अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा और एक योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जा सकेगा। अधिवक्ता अशोक कुमार सैनी जी, मैं आपसे फिर बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर ये बात करता हूं कि चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं और अभी आप राजनीतिक क्षेत्र में आप पहली बार इस समय आपका पदार्पण हुआ है, आप पे कोई टैग नहीं है, आप पे कोई आरोप नहीं है, आपकी एक शुरुआत है। निश्चित रूप से कोई ना कोई कैनवास आपने तैयार किया होगा जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि लोग बीजेपी और कांग्रेस या किसी अन्य की वजह से की बजाय विकल्प के तौर पर आपको चुन सकते हैं। आपको चुने जाने की वजह आपको क्या लगती है? तो मेरे इस चुनाव लड़ने की और मेरे चुनाव जीतने की एक सबसे जो मेन वजह है ये है
कि मैंने ये निश्चित किया है कि विधायक बनने के बाद में हर साल प्रथम साल में मैं 60 व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में मदद करूंगा, द्वितीय साल में 600, फिर उसके बाद में 6000, चौथे साल में हमारे 60,000 परिवार हैं कोटपुतली में, हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने में मदद करूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 60,000 परिवारों में हर परिवार में रोजगार मिलेगा, हर परिवार में एक दीपक प्रज्वलित होगा, तो क्षेत्र का विकास अपने आप ही हो जाएगा, सब जगह रोशनी हो जाएगी। पूरे कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में 60,000 के 60,000 टोटल परिवारों में रोजगार उपलब्ध कराने का मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर मैं इस विधानसभा चुनाव में उतरा हूँ। और ईश्वर की कृपा से और जनता ईश्वर होती है प्रजातंत्र में, जनता के आशीर्वाद से मेरे को पक्का विश्वास है कि इस बार जनता का पूरा मन मेरे ऊपर बना हुआ है। जनता मेरे को विधानसभा में भेजने के लिए पूरा विचार कर चुकी है और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ जनता के भावनाओं को समझकर, और मैं जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहूंगा। यही मेरा प्लान है। सरकार की योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदान योग्य व्यक्ति के चुनाव में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जा सकता है। इसी मैं कोटपुतली वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भयमुक्त होकर, निर्भीक होकर मतदान करें। और मेरे को आपने जांचा है, परखा है, इस जांच परख पे मैं कितना खरा उतरा हूं आपको मालूम है। मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, मैं उन्हीं सिद्धांतों पर जनता के हित के बगैर हित के काम नहीं करूंगा, और जो हित जनता के होंगे सब किसी भी प्रकार का जनता का हित पहले करूंगा। अहित को छोड़कर उनको त्याग कर आपके बीच 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे मत और समर्थन मांगता हूं। आने वाली 25 तारीख को कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निडर होकर मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, और जो योग्य लगे आपको उम्मीदवार, उसी को उम्मीदवार को आप मतदान करें। मेरा मानना है कि मैंने इस क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से प्रत्येक परिवार से जुड़कर बहुत सारे लोगों के मैं दुख में, तकलीफ में, परेशानी में निरंतर खड़ा रहा हूँ। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि मैं आपकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो आपकी भरपूर सेवा करूंगा। और मेरे बिना चुनाव जीते भी जनता को माई बाप मानकर हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा हूँ। कोटपुतली की जनता से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पक्ष में 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करें। मैं आपके मापदंडों पर खरा उतरूंगा, आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। कोटपुतली से कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां 1 घंटे से पहले मैं आप आधी रात में भी बुलाएंगे, कोटपुतली की जनता मेरा आह्वान करेगी, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपके पास उपस्थित हूँगा, आपके सुख दुख का सहभागी बनूंगा। कोटपुतली की जनता बहुत बड़ी, बहुत महान है, दाता है, और मैं एक भिखारी के रूप में आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को एक बार मौका दें। मैं आपके लिए जी जान से प्रयत्न करूंगा, आपके सुख दुख का। लोकतंत्र के महापर्व में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जो 25 नवंबर 2023 को संपन्न होने वाला है, उससे पूर्व आज इंदौरिया टाइम्स के एक छोटे से आग्रह पर, जहां मैंने तमाम प्रत्याशियों को व्यक्ति से फोन करके इस बात से अवगत करवाया, उनका आश्वासन मुझे प्राप्त हुआ कि आप सभी लोग एक साथ आकर न केवल इस 5 दिवसीय महा